नमस्कार। डायरेक्ट पावर एग्जाम रोज चैनल में मैं आकांक्षा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में टॉपिक लेकर आए हैं वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? सार्थक शब्द के उस समूह, अभी तक हमने वर्णमाला पढ़ा, फिर शब्द पढ़ा, उसके बाद आता है वाक्य। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हो, यानी पूरा पूरा मालूम पड़ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्द के उस समूह को जिसके द्वारा सार्थक शब्द के उस समूह को जिसके द्वारा एक अर्थ या पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जिस शब्द समूह से हमें मालूम पड़ जाए कि वक्ता क्या कहने वाला है, तो वो जो होते हैं हमारे सार्थक वाक्य होते हैं। जैसे हमने कहा राम खाना खाता है, तो ये जो है सार्थक शब्दों का समूह है, राम खाना खाता। लेकिन एक जगह यहां भी आ जाती है वाक्य मीन्स है जिस शब्द से हमें अर्थ समझ में आ रहा है, सार्थक शब्दों के उस समूह को जिसके द्वारा एक अर्थ या पूर्ण भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो वो शब्द वाक्य कहलाता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा, वो जो है सार्थक शब्दों के समूह नहीं बोल पाता है। अगर उसने कहा पानी, तो जो है उसकी माँ को ये समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है बच्चा कि पानी दो, तो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि वो वाक्य नहीं है। वो छोटे बच्चे के द्वारा बोला गया पूरा शब्द है पानी, और हमें उसको जो समझ लेना है जिसकी माँ को कि बच्चा पानी मांग रहा है। तो उसी प्रकार सार्थक शब्दों के समूह को। अब वाक्य की जो अलग अलग विद्वानों ने अपने भावों से अलग अलग जो है वो व्याख्या करी है। जैसे आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, जिन वाक्यों में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हो वह जो है समुच्चय वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, जिन वाक्यों में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान है, जिन वाक्यों में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हैं, उस समुच्चय को वाक्य कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हैं, जो है समुच्चय को, उस समुच्चय को वाक्य कहते हैं। और एक तरीके से सार्थक शब्दों के उस समूह को जिसके द्वारा एक मतलब भाव या अर्थपूर्ण समझ में आता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब आते हैं आगे वाक्य के आवश्यक तत्व। वाक्य के आवश्यक तत्व क्या है? अब आते हैं हमारे वाक्य के
आवश्यक तत्व। सबसे पहले तो ये है कि तत्व क्या है। विचारों की अभिव्यक्तियों का माध्यम भाषा, ये तो सभी को पता है। और वाक्यों में अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है, इसीलिए वाक्यों में शब्दों का उचित क्रम होना, इसी को जो हम वाक्यों के तत्व कहते हैं। तो सबसे वाक्यों में के 6 तत्व होते हैं सबसे जो है, और सबसे पहला है सार्थकता। सार्थक और निरर्थक शब्द हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का होना प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक शब्द तभी आते हैं जब वे कुछ अर्थ रखते हैं, अर्थपूर्ण स्थिति रखते हैं, अन्यथा जो है वाक्यों में जो है सार्थक शब्दों का ही समूह होता है। तो वाक्य जो क्या है, एक बार फिर, वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। वाक्यों में सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक शब्द वाक्य में तभी आते हैं जब वे अपनी कोई योग्यता रखते हैं। जैसे कि एक शब्द हमने वो निरर्थक शब्द पढ़ाए थे पहले हमने, जो है बक बक, डंडा, वंडा, ये सब निरर्थक शब्द थे। तो निरर्थक शब्द वाक्य में तभी यूज होंगे जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जैसे हमने कहा चाय वाय, तो वाय जो है निरर्थक शब्द था। जैसे हमने कहा किसी से क्या बक बक कर रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक शब्द भी हो गया क्योंकि क्या लग गया, और बक बक जो हमारा निरर्थक शब्द हो गया। तो वाक्य में निरर्थक शब्द वे तभी आएंगे जब वो अपनी कोई योग्यता रखते हैं, अन्यथा वाक्य में जो है सार्थक शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और वाक्य में जब सार्थक शब्द निरर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वो वाक्य में सार्थकता ले आते हैं, तब तो उनको प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है सब नंबर 2 है वाक्य में सार्थकता के बाद में वाक्य में आती है योग्यता। सेकंड जो है वाक्य का तत्व है योग्यता। योग्यता मतलब योग्यता क्या है, वाक्य के शब्दों का अर्थ या मतलब सही शब्दों का अर्थ या ज्ञान कराना ही वाक्य की क्षमता या योग्यता कहलाता है। तो वाक्य के शब्दों का सही ज्ञान कराना ही वाक्य की योग्यता या क्षमता कहलाता है। सही योग्यता, सही ज्ञान से क्या मतलब है कि ये पता पड़ जाए कि वाक्य जो है क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए हमने जो कहा घोड़ा, जैसे हमने कोई उदाहरण लिया, घोड़ा पानी खाता है, तो ये जो है वाक्य में योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी खाने की चीज नहीं है, पानी पीने की चीज है। तो वाक्य में सही वाक्य योग्यता लाने के लिए क्या करेंगे, हम जो वाक्य को सही से लिखेंगे, घोड़ा पानी पीता है, ये हमारी आगे वाक्य में योग्यता, यानी कि ये जो है पीता है शब्द ने वाक्य में योग्यता या क्षमता ले आई, जिससे उसका हमें सही अर्थ पता पड़ रहा है।
तीसरा होता है वाक्य में आकांक्षा। इसका थर्ड पार्ट है वाक्य के आवश्यक तत्व का आकांक्षा। आकांक्षा मतलब आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। श्रोता कौन है? जो सुन रहा है। तो वाक्य के शब्द एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और इसीलिए वाक्य किसी भाव को पूर्ण करने के लिए या समझने के लिए जब एक शब्द को सुनकर अन्य शब्द सुनने की उत्कंठा या जिज्ञासा पैदा होती है, उसे ही आकांक्षा कहते हैं। यानी कि वाक्य के शब्द, हम जो है वाक्य का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। वाक्य के शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, वाक्य के शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमने कहा राम खाना खाता है, राम खाता है, तो मतलब एक दूसरे पर आश्रित हो गए ना। तो इसीलिए एक वाक्य को सुनने के बाद दूसरे वाक्य को सुनने की ललायता या उत्कंठा ही वाक्य में आकांक्षा होती है। जैसे हमने मान लिया एक भूखे बच्चे ने कहा कि एक भूखा बच्चा है और माता से क्या सुनने की, अब एक बच्चा भूखा है, भूखा बच्चा जो है, भूखा बच्चा माता से, अब जो है ये तो एक अधूरा शब्द हो गया। भूखा बच्चा माता से, क्या माता से क्या लाने के लिए? या तो खाना लाने के लिए, दूध लाने के लिए, एक ही बात होगी। सुनने के लिए उत्कंठित यानी ललायत है, तो ये हो गई उसकी बच्चे की आकांक्षा। भूखा बच्चा माता से दूध लाने को कहता है। एक पल के लिए हम यहां तक देखेंगे, भूखा बच्चा माता से। अब जो है इतना ही छोड़ दें तो ये अधूरा शब्द है, ये दूसरे शब्दों पर निर्भर है। तो भूखा बच्चा माता से दूध लाने को कहता है। तो पूरा पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि बच्चा किस लिए कह रहा है दूध लाने को। बच्चा काय के लिए ललायत है? दूध के लिए। तो इससे हमारे क्या समझ में आता है कि ये जो है बच्चे की आकांक्षा क्या है? दूध लाना बच्चे की आकांक्षा है। उसके बाद वाक्य के आवश्यक तत्व में आता है आसक्ति या निसंधि या समीपता। फोर्थ पार्ट है हमारा आसक्ति या समीपता। आसक्ति या समीपता क्या होता है? आसक्ति का आशय है जब एक शब्द का उच्चारण किया जाए और उसी समय दूसरे शब्दों का भी उच्चारण किया जाए, तो वो है वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के शब्द परस्पर जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये जो मिलान है यही समीपता है। मान लीजिए हमने कहा वायुयान, आज हम कह रहे हैं वायुयान, वायुयान आज का, अब कल कहें उड़ता है। आज बोला हमने ये, और यहां बोलेंगे ये कल बोला हमने। तो ये क्या है? अधूरा वाक्य है दोनों ही। पूरा वाक्य क्या होगा? मतलब इसमें हमने आसक्ति और समीपता की भी डेफिनेशन बताई। जब एक शब्द का उच्चारण किया जाए तो उसी समय दूसरे शब्दों का भी उच्चारण किया जाए, तो वो जो योग्यता और आकांक्षा के शब्द परस्पर मिलते हैं उन्हें ही हम समीपता या आसक्ति कहते हैं। अब हमने एक का वायुयान आज बोल दिया, कल कहें उड़ता है, तो ये जो है मतलब समीपता नहीं है। और हम इसे पूरा कर दे, वायुयान उड़ता है,
तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी कि एक शब्द सुनने के दूसरा भी सुना गया, और दोनों में क्या है, समीपता है, क्योंकि दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे। तो ये हो गई हमारी वाक्य में समीपता। नेक्स्ट है इसका हमारा जो है फिफ्थ पार्ट है पदक्रम। पदक्रम क्या होते हैं, वाक्यों को क्रम में लगाना, मतलब वाक्यों के शब्दों को क्रम में लगाना। पांचवा है हमारा पदक्रम। पदक्रम क्या है, क्रम से ही पता पड़ रहा है, वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का व्याकरण अनुसार ये यथाक्रम प्रयोग करना, शब्दों का यथाक्रम प्रयोग करना ही पदक्रम है। मान लीजिए हमने एक उदाहरण यहाँ पे ले लिया, जैसे खरगोश को, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। और अगर हम इसे ऐसे कर दें तो, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। अर्थ तो एक है, लेकिन पदक्रम अलग अलग है। काट कर खिलाना, काट कर गाजर, और गाजर काट कर सही है, पहले गाजर आएगा तभी तो कटेगा। तो खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, इसमें जो है वाक्य के अनुसार या व्याकरण के अनुसार पदक्रम सही नहीं है। और खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, इसमें जो है हमारे पदक्रम बिल्कुल व्यवस्थित है। तो यही होता है वाक्य में पदक्रम। सिक्स पार्ट है हमारा इसका अवन्वय या अवनति। आएगा नहीं ना नीचे। सिक्स पार्ट है हमारा अन्वय या अन्विति। वाक्य के तत्व चल रहे हैं, उसमें सिक्स पार्ट आ गया। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार व्याकरणात्मक मेल होना, वही जो है अन्वय अवनति होता है। जैसे हमने कहा मछलियां पानी में तैरती हैं। ये कह लो तैर रही हैं। अब इसमें जो है देखते हैं हम, मछलियां क्या है, कर्ता। मछलियां तो कर्ता हो गई, क्योंकि ये पानी जो काम कौन कर रहा है, मछलियां कर रही हैं। तथा अंतिम क्रम और पानी में क्या, अंतिम क्या है, तैरना, और इसका मध्य क्रम क्या है, पानी में। तो इसमें क्या है, तब जो है तैरना क्रिया है, ये प्रथम कर्ता हो गया, और काय में क्रम क्या है उसका, पानी में तैर रही है। तो इन सब का जो है एक क्रम बन गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, मछलियां पानी में तैर रही हैं, अन्वय हो गया, एक दूसरे से इनकी जो है मेल हो गया। तो ये हमारा जो है वाक्य के तत्व के 6 पार्ट जो हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है हमारा उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिस वस्तु, व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, वह उद्देश्य है।
जैसे राम जाता है, तो हमारा यहाँ उद्देश्य क्या हो गया? राम। क्या है हमारा उद्देश्य? राम। राम के बारे में कह रहे हैं। इसी और जो है ऐसे ही हमने कहा पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पे जो है वस्तु हो गई पुस्तक, क्या है ये हमारा उद्देश्य है। इसके बाद जो आता है विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, वाक्य में मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो बताया जाता है, वो जो है उससे जो संबंध होते हैं उन दोनों के बीच में। जैसे राम जाता है, तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? जाता है। तो ये तो हमारा उद्देश्य है और ये विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वही हमारा जो है विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है वह विधेय है। जैसे इसमें ही देख लो इन उदाहरणों में, राम जाता है, राम क्या है हमारा उद्देश्य, और जाता है क्या है? विधेय। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक क्या है? उद्देश्य, और मेज पर रखी है ये है विधेय। इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।